उद्घोष एकेडमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार शर्मा आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का PIQ का सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो अब शिक्षा आयोग बन चुका है, उसके द्वारा संचालित होने वाला है। तो आज मैं आपको 2019 का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा है, और उसका PYQ 2019 का पेपर मैं लेकर आया हूं। और PYQ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए PYQ सॉल्व करना अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि उससे हम पेपर का प्रकृति, क्वेश्चन का प्रकृति हम जानते हैं और वो प्रैक्टिस करने के लिए हमको बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो आज हम PYQ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2019 जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा हुआ था, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लेकर आया हूं। आइए हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और यह जल्दी ही हम शिक्षा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए परीक्षा होगी, तो उसके लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, पहला प्रश्न इसमें निम्न में से किसका प्रयोग गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन में नहीं किया जाता है। यह नहीं शब्द पढ़ना आवश्यक है कि निम्न में से किसका प्रयोग गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन में नहीं किया जाता है। तो देखिए, संचयी अभिलेख, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, ये तीनों किया जाता है। और इसमें देखिए, बुद्धि परीक्षण का नहीं किया जाता है। बुद्धि परीक्षण जो है यह अलग परीक्षण होता है, इसमें गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन नहीं, बुद्धि परीक्षण जो है आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए पहले का डी ऑप्शन सही होगा, बुद्धि परीक्षण। यदि कोई परीक्षण वैध है, तो देखिए यह जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक टर्म है, उसी से यह प्रश्न दिया गया है। तो कोई भी परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय होगा, आवश्यक नहीं कि वह विश्वसनीय होगा। इसका विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं है, उसकी बहुत कम विश्वसनीयता होगी। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का संबंध निश्चित रूप से है। अगर कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा, रिलायबल अवश्य होगा। जैसे इसका मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि एक स्केल है जिसका 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का सिरा टूट गया है और इस पर ध्यान न दिया जाए तो वह 5 सेंटीमीटर लंबाई को वह 6 सेंटीमीटर मेजर करेगा, 6 सेंटीमीटर मेजर करेगा। जबकि बार बार वह 5 सेंटीमीटर लंबाई को वह 6 सेंटीमीटर मेजर करेगा, क्योंकि वह 1 सेंटीमीटर वाला सिरा टूट गया है। और इसको बिना ध्यान दिए इस स्केल से यदि हम नापते हैं तो वह 5 सेंटीमीटर लंबाई को 6 सेंटीमीटर नापेगा और बार बार यही उत्तर आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो वास्तव में यह विश्वसनीय तो है, लेकिन यह वैध नहीं होगा, क्योंकि वैध में लंबाई को यह गलत मेजर कर रहा है। तो विश्वसनीय वह होता है जिसका बार बार हम मेजर करते हैं तो हमको वही स्कोर मिलता है, उसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। यानी जो परीक्षण अगर वैध है, वैध का मतलब कि अगर हम सही स्केल से नापे तो इसका जो आपका 5 सेंटीमीटर होगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा, हमेशा 5 सेंटीमीटर आएगा। तो जो परीक्षण वैध होता है वह विश्वसनीय अवश्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिलायबिलिटी नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी। बट अगर जो परीक्षण विश्वसनीय होगा, कोई आवश्यक नहीं कि वैध होगा। क्योंकि देखिए, यहां देखिए, यह विश्वसनीय तो है, यह स्केल विश्वसनीय तो है, टूटा हुआ स्केल विश्वसनीय तो है, लेकिन यह वैध नहीं है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल जो कर्लिंगर के बुक में है, इस तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई निशानेबाज का टारगेट ये है और बार बार वो निशाना यहां लगा रहा है जबकि टारगेट ये है, तो यह जो है उसका राइफल विश्वसनीय तो है, क्योंकि बार बार निशाना यहां मार रहा है। लेकिन वो अगर वैध कब होगा, जब वो एक्चुअल आपका प्लेस ये निशाना लगाने का है, तो वह अगर यह एक्चुअल प्लेस पे निशाना लगाता है
तो वो वैध भी होगा और विश्वसनीय भी होगा। इसलिए जो परीक्षण वैध होता है वो विश्वसनीय अवश्य होगा, लेकिन जो परीक्षण विश्वसनीय होता है कोई आवश्यक नहीं कि वो वैध भी हो। इसलिए वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी एक नेसेसरी कंडीशन है। तो पहला इसमें विकल्प सही होगा और ये तीनों विकल्प आपका गलत होंगे, यानी दूसरे का पहला विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा प्लेसिबो से संबंधित है? तो देखिए, प्लेसिबो एक शब्द है जिसमें दवा का प्रभाव नहीं, दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इसका उत्तर यही होगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि प्लेसिबो क्या है। प्लेसिबो का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए किसी को अगर सर दर्द कर रहा है और आपको इनको हेडेक है, और अगर हम इनको दवा न देकर कहा जाए एक इनके अनजाने में, मतलब ये जानते नहीं है, और एक आपका ये मीठी गोली अगर दे दिया जाए, मीठी गोली दे दिया जाए टैबलेट, तो इनको ये समझ में आएगा कि हमको दवा तो दे दी गई है और इनको आराम मिल भी जाता है और वो समझते हैं कि उसी दवा से हम सही हुए हैं। तो दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, जबकि वास्तव में सिर दर्द की दवा नहीं दी गई है फिर भी उनको आराम मिल गया, वो ठीक होने लगते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपने को आराम उनको मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो से संबंधित क्या है? दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और ये नहीं हो सकता ये और ये नहीं, इसलिए दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ये भी उत्तर इसका होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। कौन सा सुझाव नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित नहीं है? नई शिक्षा नीति में कौन सा सुझाव प्रस्तावित नहीं है? तो ये देखिए, आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये निश्चित रूप से है, नवोदय विद्यालय है ही है, और यह नई शिक्षा नीति ये वास्तव में 1986 के यह सापेक्ष ये बात कर रहा है। तो ये कॉमन स्कूल सिस्टम, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सब नई शिक्षा नीति 1986 के सापेक्ष ये प्रश्न पूछा गया है। और डिग्री और नौकरी के बीच संबंध का न होना, ये आपका इसका उत्तर ये होगा डी। कौन सा सुझाव नई शिक्षा नीति यानी 1986 के सापेक्ष ये प्रश्न दिया गया है, जिसका डी विकल्प एकदम आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षक के निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है? कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच शिक्षक के निष्पादन, शिक्षक के परफॉर्मेंस के आपका औपचारिक मूल्यांकन का लिए नहीं है? तो ये होगा आपका, देखिए, समुदाय और छात्र और सहकर्मी, ये तीनों होता है, ये विशेषज्ञों द्वारा जो मापन होता है, ये औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है। इसका विकल्प डी सही है। अब देखिए, आप उद्घोष एकेडमी से आप इस पर भी आप प्ले स्टोर से उद्घोष एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय हमारे ईपीटीईटी की कक्षाएं संचालित है और जिसकी वैधता 1 साल के लिए होगी, और ये बहुत ही अभी सीटेट के लिए भी हम लोग चलाए थे, जिसमें अधिकांश लोग उसमें सफल हुए हैं, और टीटी ईपीटीईटी को देखते हुए कक्षाएं संचालित है। इससे आप जुड़ सकते हैं ऐप से, प्ले स्टोर, और इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप उद्घोष एकेडमी के इसमें ऐप से जुड़ सकते हैं और ईपीटीईटी की तैयारी या अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। अधिगमकर्ता को अनुदेशन का उपादान माना जाता है क्योंकि, अधिगमकर्ता को अनुदेशन का उपादान माना जाता है क्योंकि वह एक मानव है, डिस्ट्रक्टर ही ऐसा बनाया गया है। देखिए, उसे शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं है। वह शिक्षक अधिगम क्रिया का अकेला सक्रिय अवयव है। ये देखिए, ये जो है आपका एकदम बिल्कुल ये सही उत्तर होगा 6 का सी विकल्प आपका सही होगा। अनुदेशन का उपादान माना जाता है क्योंकि ये अनुदेशन का एक उपादान माना जाता है,
वह शिक्षक अधिगम क्रिया का अकेला सक्रिय अवयव है। तो इस तरीके से छठवें का सी विकल्प सही होगा। अब निखित में से कौन सा एक प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? तो देखिए ये आपका कांट नहीं है, ये है पियर्स है। प्लेटो आपके आदर्शवाद के हैं, ये पियर्स, अच्छा ये सीएस पियर्स, अच्छा ये दिया जाएगा, ये देखिए ये इसमें दोनों में है। तो आपका इसका उत्तर ये सीएच पियर्स होगा। वास्तव में इसके जो प्रवर्तक थे आपका जेम्स करके थे, सीएच पियर्स भी इसके हैं, और फिर अंत में इसको जॉन डीवी ने इसको आगे बढ़ाया है। इस तरीके से प्रयोजनवाद का प्रवर्तक सीएच पियर्स। तो ये उत्तर इसका सही होगा। आधुनिकीकरण का कारण होता है, तो आधुनिकीकरण का कारण नवाचार और प्रसारण, ये भी होता है। चयनित निराकरण, ये भी होता है। सामाजिक स्वीकृत और एकीकरण, ये भी होता है। इसलिए इसका उत्तर आपका डी विकल्प सही होगा। अब आधुनिकीकरण का जो मॉडर्नाइजेशन का कारण क्या होता है, ये तीनों कारण होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर आपका ये सही होगा। कौन सा सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। परिवार भी सामाजिकरण का है, ये समवाय समूह जो सेम एज ग्रुप है, और स्कूल, ये तीनों है। पुलिस नहीं है इसमें, इसलिए आपका उत्तर आपका डी विकल्प सही होगा। अभिकरण नहीं है ये पूछा गया है, इसलिए पुलिस इसका नहीं है। सामाजिकरण का जो एजेंसीज है, एजेंसी में ये परिवार, आपका समवय समूह, सेम एज ग्रुप और स्कूल, ये तीनों जो है सामाजिकरण के एजेंसीज है। पुलिस इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूरस्थ शिक्षा को विशेषता, दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है? जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, जो ओपन यूनिवर्सिटी होता है, कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए शिक्षक शिक्षार्थी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल इसमें शिक्षक शिक्षार्थी अलग अलग होते हैं, कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं। जनसंचार साधनों का प्रभावी प्रयोग बिल्कुल होता है। लचीलापन, ये लिबरल होता है, टाइम में अपने अपने अनुसार इसको हम पास कर सकते हैं। इसमें लचीलापन भी एक मुख्य इसका एलिमेंट होता है। पुस्तकों या मुद्रित सामग्री का प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है, इसमें लिखा है न होना, इसलिए इसका उत्तर ये आपका डी विकल्प सही होगा। इसका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है? पुस्तकों या मुद्रित सामग्री का उपयोग न होना, ये दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। यानी पुस्तकों या मुद्रित सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाता है, और इसी से लोग पढ़ते हैं आराम से। इसको अपने समय में लचीलापन होता है, अपने परीक्षा देने के लिए लचीलापन होता है। तो इस तरीके से इसमें ये सब, इसमें आप लिबरल होते हैं, जनसंचार साधनों का इसमें प्रभावी प्रयोग होता ही है। शिक्षक शिक्षार्थी इसमें अलग अलग होते हैं, इसलिए दूरस्थ शिक्षा की विशेषता का न होना ये है पुस्तकों या मुद्रित सामग्री का प्रयोग न होना। तो इसका डी विकल्प सही है। अब देखिए साइबरनेटिक शब्द दिया, तो ये है नॉर्बर्ट वीनर ने साइबरनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्बर्ट वीनर, ये फैक्ट है। 11th का ए आंसर इसमें सही होगा। अब एडगर डेल के अनुसार कौन से सबसे नीचे किसको रखा गया है? तो एडलर डेल्स ने शंकु, जो एडलर कोण मॉडल दिया है, उसमें सबसे ज्यादा, और यह अमूर्त चीजों को, ये मूर्त से अमूर्त की ओर, तो जो सबसे नीचे किसका स्थान है? सबसे नीचे जो मूर्त चीजें होती हैं उनका स्थान दिया गया है। एडलर डेल ये कोण शंकु जो दिए हैं टीचिंग लर्निंग का, तो इसमें प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव, प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव ये सबसे नीचे होता है। इसलिए एडगर डेल के अनुसार कौन से सबसे नीचे किसको रखा गया है? तो वो है प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव। और उसके बाद आपका अंत में सांकेतिक संकेत सबसे ऊपर होगा। सांकेतिक संकेत यानी अमूर्त चीज हो गया, ये सबसे ऊपर होगा। प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव सबसे नीचे होगा, और सभी चीजें बीच में होंगी।
तो इस तरीके से आपका प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव एडगर डेल के शंकु का जो मॉडल है उसमें सबसे नीचे होता है प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव, जो मूर्त के चीजों के अंतर्गत आता है। किसने कहा था कि लड़कियों के विद्यालय में केवल महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए? ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है। और इसमें किसने कहा था कि लड़कियों के विद्यालय में केवल महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए? ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है। अब शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह भी विवेकानंद का ही स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह विवेकानंद का जो शिक्षा की परिभाषा दिए हैं वो विवेकानंद दिए हैं। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये स्वामी विवेकानंद का है। सत्यम शिवम एवं सुंदरम संबंधित है, ये आदर्शवाद का स्लोगन है। आदर्शवाद, सत्यम शिवम एवं सुंदरम संबंधित है किससे? आदर्शवाद से संबंधित है, जिसमें आइडिया को प्रधान रखा गया है। और इसके प्लेटो, इसमें मुख्य इनके दार्शनिक थे कौन? प्लेटो। शिक्षण की योजना पद्धति यानी आपका प्रोजेक्ट मेथड दिया गया है, ये प्रोजेक्ट मेथड। तो यह प्रोजेक्ट मेथड जो दिया गया है ये कैलिपैट्रिक के द्वारा दिया गया है और यह जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी के शिष्य थे कैलिपैट्रिक, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है। शिक्षण की योजना पद्धति किसने दी है? वो कैलिपैट्रिक ने दिया है। शब्द से पहले वस्तु, शब्द से पहले वस्तु की अवधारणा संबंधित है यथार्थवाद से। ये देखिए, यथार्थवाद से संबंधित है। शब्द से पहले वस्तु की अवधारणा संबंधित है किससे? यथार्थवाद से। 4 आर्य सत्य किसने दिया? ये महात्मा बुद्ध ने दिया। आसान सा क्वेश्चन है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का जो अष्टांगिक मार्ग है उसको वो उपाय है। यही 4 आर्य सत्य किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने दिया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति, तो सांख्य दर्शन में यह जो है आपका अचेतन एवं सक्रिय, अचेतन जो है यह आपका सक्रिय होगा। सांख्य दर्शन में जो प्रकृति है वो अचेतन और सक्रिय होता है। ये प्रकृति क्या होता है? प्रकृति जो है अचेतन एवं सक्रिय होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के जनक जॉर्ज पाइने, ये जॉर्ज पाइने, ये जो है आपके एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर हैं जॉर्ज पाइने। ये इसका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण है? परिवार होता ही है समाजीकरण का, मित्र समूह होता ही है, पड़ोस होता ही है, और ये सभी, यानी इसका डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प विल बी करेक्ट आंसर 21 का। विश्व भारती के संस्थापक, बहुत आसान क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विश्व भारती के संस्थापक। ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, आसान सा प्रश्न है। इसमें कौन सा दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता? तो नास्तिक दर्शन। जो नास्तिक और आस्तिक 2 दर्शन होते हैं। नास्तिक दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता है और उनके अंतर्गत बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। लेकिन निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, तो इसमें प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग के बाद टीचिंग के बाद उसका फीडबैक के बाद रीप्लान के बाद फिर टीचिंग, इस तरीके से ये चक्र पूरा होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं आपका जो फीडबैक या पुनर्शिक्षण मूल्यांकन, ये मूल्यांकन इसमें नहीं आता है। ये इसका उत्तर सही होगा, शिक्षण, निरीक्षण और पुनर्शिक्षण। तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण के पद नहीं है, तो वो मूल्यांकन इसमें नहीं आता है। आपका फीडबैक आता है। फीडबैक का मतलब आपका निरीक्षण जो है, तो ये आपका फीडबैक, और ये हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को
एसलेट करने के लिए उसके पहले माइक्रो टीचिंग किया जाता है, तो ये मूल्यांकन इसमें नहीं आता है। शिक्षण का मूल प्रतिमान, बेसिक टीचिंग मॉडल, इसे किसने दिया है? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। रॉबर्ट ग्लेसर ने टीचिंग मॉडल दिया है और ये उत्तर ग्लेसर इनका सही होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यह 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग, यह जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन राधा कृष्णन आयोग इसके अध्यक्ष थे और 1948 में इसका गठन किया गया। तो इसका उत्तर आपका डी विकल्प सही होगा। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? यानी यह जो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहा है और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दिया है। तो यह दोनों की प्रकृति, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया की प्रकृति, दोनों ए और बी दोनों, इसका उत्तर सही होगा। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, ये दोनों पर निर्भर करता है, स्टिमुलस पर भी और आपका रिस्पोंडेंट पर भी। इसमें कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया है, 3 इनके मुख्य नियम है। आपका पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। यही 3 नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो इसमें पुनर्बलन का नियम नहीं है, रीइंफोर्समेंट का नियम नहीं है और रीइंफोर्समेंट प्रभाव वाले में आता है। वास्तव में पुनर्बलन का नियम करके कोई नियम इनका नहीं दिया गया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ये 3 मुख्य नियम है, इसलिए इसका उत्तर होगा 28 का ए। नीचे शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया की आवश्यक क्रियाएं दी गई हैं, गलत को छांटिए। तो शैक्षिक प्रशासन के लिए आपका नियोजन होता है, संगठन होता है, दंड और पुरस्कार का इसमें कोई भूमिका नहीं होता है, समन्वय और नियंत्रण, इसलिए इसका उत्तर दंड एवं पुरस्कार, ये सी विकल्प इसका सही होगा। शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया की आवश्यक क्रियाएं दी गई हैं, गलत को छाटिए, तो ये होगा दंड और पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है? तो ये सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है तो वह धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन। ये सामाजिक जनसंख्या संरचना, आर्थिक उन्नत, शिक्षा के उच्च स्तर, ये सब प्रभावित करते हैं सामाजिक गतिशीलता को, लेकिन धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन ये सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है। और इसमें हाँ, अब ये आपका लास्ट आज का ये क्वेश्चन था। अब इस तरीके से इसमें 120 प्रश्न पूछे गए हैं और इसी क्रम में मैं आपका 31 से लेकर फिर अगला जो भी होगा उसको मैं बताऊंगा। और इस तरीके से यह एक सीरीज के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा पहले परीक्षाएं कराई गई हों या आपका लोक सेवा आयोग के द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए परीक्षाएं कराएंगे, सभी पेपर का PYQ का ये सीरीज संचालित रहेगा। और आप इसमें जो है उद्घोष एकेडमी के ऐप से भी TET की कक्षाएं संचालित है, उससे आप जुड़ सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आसानी से आप जुड़ सकते हैं। इस समय UP TET की कक्षाएं संचालित हैं। थैंक यू वेरी मच।